गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओम थानवी जी द्वारा रचित पाठ अतीत में दबे पांव, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सारांश के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, यह दो स्थान दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित शहर के रूप में माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा जो है वो शहर के रूप में माना जाता है। सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की थी और उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान जो है वो प्राप्त हुए थे। तो सर्वप्रथम जो है राखलदास बनर्जी जो हैं पुरातत्ववेत्ता, इन्होंने बौद्ध स्तूप के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वह उस स्थान की खुदाई की और उन्हें वहाँ पर जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गए। यह जो दो स्थान की खुदाई का कार्य किया गया, ये दोनों स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, ये जो कि पाकिस्तान में ही है, और पंजाब प्रांत में हड़प्पा के नाम से दो नगर जो है वह पुरातत्व के द्वारा, पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों के द्वारा खुदाई के बाद ये दोनों शहरों का जो है वह पता चला। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है प्राप्त हुई। लगभग खुदाई के द्वारा जो मिली चीज़ें, लगभग उनकी संख्या जो है 50,000 से भी अधिक है। तो जो दो शहर मिले उसमें एक मोहनजोदड़ो है और एक शहर जो है वो हड़प्पा है। तो हड़प्पा के बारे में बहुत ज़्यादा जो है जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब विकास काल के दौरान, जब अनवरत विकास होता रहा, तो उस समय रेल लाइन के साक्ष्य बिछते समय ही ये पूरा जो है हड़प्पा शहर जो है वो, उसके बारे में अच्छे से खुदाई नहीं हो पाई और लोग उसके बारे में ज़्यादा जो है नहीं जान पाते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर लेखक ने जो है वहाँ पर भ्रमण किया और वहाँ एक एक चीज़ों को बारीकी से अध्ययन किया और फिर उन्होंने पाठ के रूप में हमारे सामने वो स्पष्ट किया। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का परिचय पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है संसार के सबसे प्राचीनतम सुनियोजित शहर के रूप में माने जाते हैं। जब तक यहाँ की खुदाई नहीं हुई थी, यहाँ के बारे में नहीं पता था, तब तक लोगों की ऐसी धारणा थी कि मिस्र और इराक, यानी जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब यहाँ की खुदाई हुई और यहाँ का सुनियोजित शहर मिला, वास्तुकला के आधार पर और भी जो भी साजो सामान मिले, उसके आधार पर लगा कि यह जो है सबसे जो है प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जो है हमारे सामने उभर करके आया। मोहनजोदड़ो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। तो ये जो पूरा नगर जो विकसित हुआ, ये पूरा नगर जो है छोटे मोटे जो है टीलों पर आबाद हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो टीले हैं, ये टीले जो है प्रकृति निर्मित नहीं है, बल्कि ये जो है मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों के रूप में आबाद हुआ। जैसे जैसे सभ्यता जो है नष्ट होने के बाद जो भी अवशेष रूप में, भग्न रूप में जो भी प्राप्त हुआ, उसके आधार पर लेखक यह निर्णय लेते हैं, लेखक यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे परिपक्व दौर, परिपक्व मतलब सबसे समृद्ध दौर अगर कहा जाए, तो यह मोहनजोदड़ो जो है सबसे उत्कृष्ट नगर के रूप में जो है वो जाना जाता है। खुदाई के समय इसमें जो है बड़ी तादाद में इसमें इमारतें प्राप्त हुई। यद्यपि यह जो इमारत मिली है वह अपने मूल स्वरूप के जो है मूल स्वरूप के एकदम निकट तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी भग्न हो चुकी हैं, लेकिन जो कुछ भी मिला है वो बड़ी तादाद में इमारतें मिली हैं, सड़कें प्राप्त हुई हैं,
धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, चौक जो मिट्टी का जो चौक आता है जिस पे मिट्टी बर्तन बनाए जाते हैं, सो चौक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान प्राप्त हुए हैं और खिलौने आदि जो है वह मिला है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है अपनी दौर में सभ्यता का केंद्र रहा होगा, या अनुमान के आधार पर लेखक का ऐसा मानना है, या पुरातत्व जो वेत्ता हैं उन लोग का भी मानना है कि यह उस समय की सबसे जो है सुनियोजित नगर रहा होगा। हो सकता है कि उस समय की ये राजधानी हो जो पूर्ण रूप से विकसित रही हो, लेकिन सभ्यता के दौर के धीरे धीरे विकास होने के कारण जो है ये सारी चीज़ें जो है अपने मूल रूप के एकदम पास जो है नहीं है। सो मोहनजोदड़ो जो पूरा शहर है वो लगभग पूरा शहर जो है 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करीब जो है 5000 वर्ष पूर्व यह महानगर रहा होगा। सो यह अनुमानतः जो है कहा जाता है कि 5000 वर्ष से भी पूर्व जो है यह महानगर के रूप में जाना जाता है। सो जो है नगर में सैकड़ों मील दूर जो है मोहनजोदड़ो से कुछ दूरी पर, सैकड़ों मील दूरी पर एक हड़प्पा नामक नगर था। सो जब रेल लाइन का विकास हुआ, रेल लाइन बिछी, तो उस समय यहाँ के साक्ष्य मिट गए और फिर खुदाई नहीं हो पाई, जिसके बारे में उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सो जो नगर रचना की, आइए हम नगर रचना की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ की नगर रचना कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ का जो नगर है वो मैदान यानी समतल भूमि पर नहीं है, अपितु पूरा जो शहर है 200 हेक्टेयर में फैला हुआ, ये पूरा शहर जो है टीलों पर बसा हुआ है, छोटे छोटे टीले पर बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है ये टीले जो है प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित हैं। और ऐसा हो सकता है, एक अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि चूँकि पास में सिंधु नदी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिंधु नदी के जो है बाढ़ इत्यादि का पानी आ जाए या पूरा जो है जो पूरा शहर है वो डूब जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों ने कच्ची पक्की कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग करके इन टीलों का निर्माण किया गया था। निर्माण जो है उस समय किया था, ये अनुमान लगाया था कि इससे हम जो है अपनी सुरक्षा जो है सिंधु नदी से कर सकते हैं। तो एक अनुमान के आधार पर ऐसा कहा जाता है। और अब ये शहर जो है, ये नगर पूरा जो है अब खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन जो भी खंडहर के रूप में मिला है, जो भी अवशेष मिला है, उसके आधार पर जो है यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की गलियाँ जो है काफ़ी अच्छी हैं। गलियाँ, सड़कें, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियाँ आदि जो कुछ भी साजो सामान मिले हैं, ये इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी जो है अपने आप में स्वतः कहते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि यहाँ जो भी वो सड़कें प्राप्त हुई हैं, उस सड़कों के जो साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें दो प्रकार के, एक तो सीधी सड़क मिली है और कुछ सड़कें जो है आड़ी हैं। दो ही प्रकार की सड़कें मिली, सीधी सड़कें या आड़ी सड़कें। तो जिसको वास्तुकार ने ग्रिड प्लान का नाम दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ग्रिड प्लान का नाम जो है वो दिया गया। सबसे पहले खुदाई, राखलदास बनर्जी जो है बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान उन्हें ये परिपक्व जो सुनियोजित शहर है वो प्राप्त हुआ था। तो जब वो बौद्ध जहाँ स्तूप है, उसके बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे, जहाँ बौद्ध स्तूप निर्मित है जो अवशेष रूप में प्राप्त हो, उसके ठीक पीछे गढ़ है, गढ़, और उसके ठीक सामने जो है, गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती जो है वह निर्मित है। और उसके पीछे 5 किलोमीटर तक सिंधु नदी बहती है। सो सबसे पहले बौद्ध स्तूप, उसके ठीक पीछे गढ़, और उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती निर्मित है। और उसी के कुछ दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पे सिंधु नदी जो है वह बहती है। और उसी जो बौद्ध स्तूप है उसकी दक्षिण दिशा में कामगारों की बस्ती है। कामगारों मतलब जो उस समय के श्रमिक लोग रहते होंगे, सो वो लोग के लिए एक अलग प्रकार की बस्ती की व्यवस्था की गई थी। तो वो एक बस्ती वहाँ पर निर्मित है, जो भी अपने मूल स्वरूप में नहीं है, भग्न स्वरूप में है। तो अवशेष के आधार पर यह अनुमान जो है लगाया गया है। मोहनजोदड़ो में ही एक जो है बहुत अच्छा जो है महाकुंड प्राप्त हुआ।
तो यह जो महाकुंड है ये इसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर कि लगभग जो है 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा जो है एक जो है तालाब प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो में ही एक 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब मिला, जिसे महाकुंड का नाम दिया गया। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि महाकुंड की संरचना के विषय में या रचना प्रक्रिया के विषय में थोड़ा आप हमें डिटेल में या संक्षिप्त में विस्तृत इसकी व्याख्या करिए, संक्षिप्त व्याख्या करिए। सो ये पूछता है। तो जो तालाब प्राप्त हुआ, तो ये तालाब की जो लंबाई है वह करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है, और इसकी जो गहराई है तकरीबन 7 फुट है। और वास्तुकला को ध्यान में रख करके इसमें उत्तर और दक्षिण जो महाकुंड है, इस उतरने के लिए, महाकुंड में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियों का जो है वो प्रबंध किया गया है। और उत्तर दिशा में 8 स्नान घर हैं कि जहाँ से तालाब से उस कुंड से आप स्नान करके जाइए तो वहाँ पर स्नान घर हैं। आप चाहें तो वहाँ पर अपना चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा अनुमान के आधार पर कहा कि वहाँ पर 8 जो है स्नान घर जो है वो प्राप्त हुए हैं। सो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर स्नान इत्यादि के बाद लोग वहाँ पर जाते रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी स्नान घर मिले हैं, किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, अपितु जो है एक दूसरे के अपोजिट खुलता है। तो ये वास्तुकला का बहुत सोच समझ करके नियोजित पूरा प्लान करके ये शहर जो है वो निर्मित किया गया था। और वहीं पर 3 ओर जहाँ स्नान कुंड है, जहाँ पे स्नान घर है, वहीं पर तीनों साधुओं के कक्ष हैं। यह जो है यह सिद्ध वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना जो है वो आप कह सकते हैं कि सिद्ध वास्तुकला, मतलब वास्तुकला का जो विशेष बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो यहाँ पर नमूने के रूप में वो प्रस्तुत किया गया है। कुंड का जो तल है, जो नीचा समतल हिस्सा है कुंड का, और जो दीवारें हैं, उन पूरी दीवारों पर और नीचे के तल को चूने और पक्की ईंटों से बनाया गया है। और सबसे बेहतरीन बात कि कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए अशुद्ध पानी को ले जाने का विशेष ध्यान दिया गया है। और कुंड में पानी किस प्रकार आएगा, किस प्रकार पानी कुंड में भरा जाएगा, इसके लिए एक तरफ कुएं की व्यवस्था की गई है। और कुआं कैसा है? दोहरे घेरे वाला कुआं वहाँ पास में है। कुंड से पानी निकले कैसे, तो उसके लिए एक जो है बड़े अच्छे ढंग से नालियों का प्रबंध किया गया है। और नालियाँ कैसी हैं? नालियाँ जो है पूरे अच्छे ढंग से जो है वह पक्की ईंटों से बनाई हुई नालियाँ हैं। और नालियाँ जो हैं वो ढकी हुई नालियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय के लोग जो है स्वच्छता को लेकर काफ़ी सचेत थे, जिसकी वजह से वो जो नालियाँ प्राप्त हुई, सभी नालियाँ जो है पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और ढकी हुई हैं। तो पानी की निकासी की व्यवस्था जो है उसका उचित प्रबंध जो किया गया है, और ऐसा साक्ष्य जो है कहीं और प्राप्त नहीं होता। तो इन सब को देख करके ये कहा जा सकता है कि यह जो सभ्यता है बड़े ही परिपक्व दौर की सभ्यता के रूप में जाना जा सकता है। इसी को, इन्हीं सब के आधार पर जो है ये प्रश्न कहा जाता है कि सिद्ध करिए कि जो मोहनजोदड़ो की या सिंध सभ्यता जो है यह जल संस्कृति की सभ्यता कही जा सकती है। तो इन सब आधारों को ध्यान में रख करके, कुंड की संरचना, स्वच्छता इत्यादि को ध्यान में रख करके आप इसको कहेंगे। इसके साथ ही कुंड के एक दूसरी तरफ एक विशाल कुठार प्राप्त हुआ है, जहाँ पर अनाज इत्यादि रखा जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो है खेती इत्यादि करते रहे होंगे, पशुपालन इत्यादि करते रहे होंगे। तो यहाँ 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें, एक करके 3 कतारें जो है 9 चौकियों की निर्मित करके कुठार बनाए गए हैं। कुठार मतलब जहाँ पे अनाज इत्यादि का जो है अनाज इत्यादि का भंडारण किया जाता हो। तो इस तरह से 9 चौकियों की नाप के जो है कुठार बनाए गए हैं। और कुठार तक पहुंचाने के लिए पास में ही गली है, जो गलियां जो है गलियों से होकर के, हो सकता है उस समय बैलगाड़ी से अनाज ले जाया जाता हो, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, गली का प्रबंध जो है वो किया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर बैलगाड़ी के द्वारा अन्न को वहाँ पर भंडारण किया जाता है। और ऐसा ही कुठार जो है, जैसा कुठार मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक वैसा ही कुठार जो है
हड़प्पा में भी साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। उसके बाद लेखक जो है बौद्ध स्तूप की चर्चा करते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो बौद्ध स्तूप मिला है वह अपने मूल स्वरूप में नहीं है, लेकिन जीर्ण शीर्ण मतलब अपनी टूटी फूटी अवस्था में चबूतरों का एक बड़ा सा, चबूतरे पर बड़ा एक निर्मित बहुत बड़ा जो है एक स्तूप प्राप्त हुआ है। और जो बौद्ध स्तूप है ये करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है, करीब 25 फुट ऊंचा है, चबूतरे पर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 2600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ रहा होगा। चबूतरे पर ही भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे तो उनके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है उसी पर चबूतरे पर ही कमरे का निर्माण किया गया है। राखलदास बनर्जी ने अवशेषों के आधार पर जो भी वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए उन अवशेष के आधार पर यह सब जो है धारणा, ये सब अनुमान जो है लगाया। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल साहब ने खुदाई की जो प्रक्रिया है उसके बाद उन्होंने इस खुदाई की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इससे पहले जहाँ तक लोग जानते थे सबसे पुरानी सभ्यता जो है मिस्र और इराक की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसको लोग कहते थे सबसे पुरानी और सबसे सुनियोजित व्यवस्था है। लेकिन इसको देखने के बाद ये सर्वविदित हो गया कि यह सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में मानी जाती है। बौद्ध जो स्तूप प्राप्त हो उसे भारत का पुराना लैंडस्केप के रूप में जाना जाता है। और इसको देख करके जो भी दर्शक यहाँ आते हैं देखते हैं तो इसको देख करके जो है रोमांचित हो उठते हैं, उत्सुक हो उठते हैं। और यह जो सभ्यता है, यह बौद्ध स्तूप यद्यपि अभी काफ़ी जो है टूट फूट गया अवशेष रूप में है, लेकिन इसके आंखों के सामने कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं, ये सबका साक्षी बन करके देखता रहा। इसकी आंखों के सामने कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं। इस स्तूप वाला जो चबूतरा है मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। और इस भाग के पुरातत्व के जो विद्वान हैं इसे जो है गढ़ के नाम से बताया कि ये जो है ये गढ़ है। उस समय राजा की सत्ता या धर्म सत्ता जो थी उस समय नहीं थी। एक राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र की 4 दीवारी के भीतर ही रहे होंगे। मतलब कहने का अभिप्राय ये कि कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि उस समय जो शासन व्यवस्था जी थी किसके हाथ में थी। उस समय राजा का शासन हुआ करता था या वहाँ के लोग अपने आप को स्वतः ही जो है अनुशासित रखते थे। तो कोई ऐसी व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर जो है पूरे पक्के तौर पे कहा जा सके कि यहाँ पे राज्य व्यवस्था रही होगी या धर्म व्यवस्था रही होगी। लोग धर्म का पालन करते हुए स्वतः अनुशासित थे या राज्य के राजा का शासन था उससे लोग डर के या भयभीत होकर के इस तरह का कार्य करते थे। तो उसके विषय में कोई विशेष नई बातें मिली, लेकिन एक जो सुनियोजित ढांचा मिला उसके आधार पर कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी जो है सुनियोजित रहे होंगे। और जो मुख्य रूप से जो मेन प्रमुख था वो गढ़ था, और गढ़ के से जो काफ़ी जो दूर स्थित था जो शहर का निर्माण, जिसकी बात की जाए शहर का वर्णन किया गया, वो शहर जो है गढ़ से थोड़ा दूरी पर स्थित है। लोग जो है संसार में गढ़ के स्वरूप से संभवतः मोहनजोदड़ो के इस रूप से प्रभावित थे। मोहनजोदड़ो में एक अकेली ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बची हुई है, अन्यथा शेष सभी इमारतें जो है वो खंडहर के रूप में वो तब्दील हो गई हैं। अब जितना देखने को मिलता है बहुत सभी लगभग टूट फूट गई हैं, भग्न अवस्था में है, लेकिन उनके आधार पर ही यही जो बौद्ध स्तूप है और ये जो गढ़ का जो रूप में इमारत मिली है, इसी के आधार यही जो है अपने मूल रूप से काफ़ी निकट बची हुई है। बाकी सब जो है सभ्यता की भेंट चढ़ गई। इसके आगे बताते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो खेती और व्यापार में काफ़ी रुचि रखते थे। वहाँ पर जो है उन्नत खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग खेतीहर और पशुपालक थे। यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी की उपज होती थी। यहाँ के लोग खरबूज, तरबूज, अंगूर उगाते थे।
ऐसा माना है वहाँ पर कि कपास की उस समय खेती होती रही होगी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ साथ, सूत से कताई बुनाई जो होती थी उसके साथ साथ रंगाई के भी साक्ष्य मिले हैं। वहाँ एक छोटा सा कारखाना मिला है जिसके आधार पर ये कहा जाता है यहाँ पर जो है कपड़ों की रंगाई इत्यादि भी होती रही होगी। एक अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर ऊन जो है ये सुमेर से लोग ऊन मंगाते थे, आयात करते थे और जो है सूती कपड़ा बना करके सूती कपड़े का यहाँ से निर्यात करते थे। ये लोग, यहाँ के लोग जो है ताम्र काल जो है तांबे का इन्हें ज्ञान था। तो सिंध में पत्थर और राजस्थान में जो है तांबे की खानें थीं। तो जो भी उपकरण के रूप में, जो भी खेतों में जो भी हल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती थी खेती बाड़ी के काम के लिए, सो उस समय ये तांबे का या तो पत्थर का उपकरण का प्रयोग किया गया है। यहाँ के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग जो हैं वह रवि की फसल उगाने में जो है रवि की फसल अच्छे से जानते थे। इसमें कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता जो है प्रमाण मिले, क्योंकि बीज इत्यादि जो है वो प्राप्त हुए अवशेष के रूप में, जिसके आधार पर बताया जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं इसके विषय में जानते रहे होंगे। इसके साथ साथ महाकुंड के पास ही एक भवन प्राप्त हुआ है जो उत्तर पूर्व में है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष मिला है जिसमें दलान है, बरामदे हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में ही उसी के दक्षिण में एक भग्न टूटी हुई इमारत मिली है जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा सा हॉल है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय राज्य का जो या तो सचिवालय रहा होगा या कोई सभा भवन रहा होगा या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, कोई भी कार्य इत्यादि होता तो वहीं पर संपन्न होता रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले मिले हैं, जो टीले पर ये जो बस्तियां निर्मित है जिसे नीचा नगर की संज्ञा लेखक ने दिया है। पूर्व में रईसों की बस्ती रही है। इस जो रईसों की बस्ती रही इसमें बड़े बड़े घर मिले हैं, चौड़ी सड़कें मिले हैं, कुएं भी अधिक मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने के जो पुरातत्ववेत्ता जो थे, तो चूँकि इतना बड़ी इमारतें, इतना बड़ा जो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ जो क्षेत्र, इतने बड़े भूभाग का अध्ययन एक साथ करना संभव नहीं था। तो उसको अलग अलग जो है मोहल्ले के रूप में आप कह सकते हैं या सेक्टर के रूप में उसको बांट दिया गया। तो जैसे डीके हल्का नाम दिया गया, डीके हल्का यानी दीक्षित काशीनाथ की खुदाई में जो 2 क्षेत्र प्राप्त, हल्का मतलब क्षेत्र जो प्राप्त हो, तो उसे 2 नाम दिए, एक डीके हल्का और डीके जी हल्का। तो ये 2 प्रमुख जो है नाम दिए गए। डीके हल्का के नाम पर जो है 2 हल्के हैं। सो जो सबसे महत्वपूर्ण है, डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। ये मुख्य सड़क, ये शहर की मुख्य सड़क यानी फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है। अभी तो काफ़ी मतलब खुदाई उदाई हो गई, काफ़ी सभ्यता के दौर के कारण, विकास के दौर के कारण अभी आधी ही मील सड़कें जो है बची हैं, बाकी सब जो है सभ्यता की भेंट चढ़ गई। इसकी चौड़ाई, जो सड़क मिली है उसकी चौड़ाई तकरीबन जो है 33 फुट पाई गई है। इसके दोनों ओर घर हैं और किसी भी घर का दरवाज़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी घर का दरवाज़ा जो है सड़क के सामने नहीं खुलता, बल्कि दरवाज़ा, अगर आपको जाना है घर में तो आपको अंदर गली से होकर के जाना पड़ेगा, तब आप किसी के घर में जा सकते हैं। और सड़कों के किनारे जो समानांतर नालियाँ मिली हैं, वो सभी जो भी नालियाँ हैं वो प्रॉपर रूप से ढकी हुई हैं। हर घर में स्नानागार मिले हैं, नालियाँ अच्छे से ढकी हुई हैं, पानी निकासी की व्यवस्था का उचित प्रबंध किया गया है। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं। जो अंदर प्रवेश करेंगे सेक्टर में, सो आप देखेंगे 9 से 12 फुट की चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं। और केवल मोहनजोदड़ो में 700 कुएँ प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी की यह जो सभ्यता है, नदी, कुएँ, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। इसी तरह डीकेजी हल्का मिला है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो घर मिले हैं, यहाँ के घर ऊंची दीवारें जो हैं काफ़ी ऊंची हैं, काफ़ी मोटी हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे 2 मंजिले मकान उस समय रहे होंगे। और जो भी उसके ईंट का प्रबंध किया गया, सारे ईंटें एक समान, ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है एक समान है और सभी पक्की ईंटों का, पकाए हुए ईंटों का जो है इससे निर्माण किया गया है। और जो भी घर मिले हैं
एक ही जैसा, सबका पूरा नक्शा जो बना हुआ वो एक ही जैसा ही है। एक जो ऐसा लगता है कि एक जो घर मिले हैं वो 30 गुणे 30 यानी लंबाई चौड़ाई 30 लंबाई 30 चौड़ाई फुट के जो है वो घर मिले हैं। और कहीं कहीं इससे दुगुने और तिगुने आकार के भी घर जो है वो प्राप्त हुए हैं। एक घर में एक घर जो है मुखिया का घर कहलाता है, कहलाता रहा होगा उस समय। तो इसमें 2 आंगन हैं, इसमें 2 आंगन और 20 कमरे जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह से जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भी कमरे हैं तो उसमें छोटी छोटी कम बड़ा सा घर में छोटे जो कमरे जितने भी हैं वो कमरे छोटे छोटे आकार के हैं। तो ऐसा कहा जाता हो सकता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रही हो, तो इसलिए जो है कमरों का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा छोटा बनाया गया है। तो तंगी के कारण, ज़मीन की तंगी के कारण घरों और खिड़कियों के दरवाजे पर जो छज्जों का निर्माण नहीं किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि वहाँ पर नहर नहीं मिला, कहीं भी मोहनजोदड़ो खुदाई में नहर के साक्ष्य जो है नहीं मिले, या थे नहीं, या हो सकता है वो साक्ष्य मतलब सभ्यता के विकास होने के साथ साथ वो समाप्त हो गए हों। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे कुएँ ज़्यादा हैं, तो हो सकता है पानी ज़्यादा बरसता रहा हो तो उसी से पानी जो है इकट्ठा कर किया जाता हो, और काफ़ी समय बाद हो सकता है पानी का अभाव के कारण यह इलाका जो क्षेत्र जो है वो उजड़ गया हो। इसी को देख करके जो लेखक है, लेखक को राजस्थान की याद आ जाती है। राजस्थान में एक जैसलमेर में एक कुलधरा गांव है। कुलधरा गांव जो है मोहनजोदड़ो की जो है वो हमें याद दिलाता है। यहाँ पर एक जो बड़ी फेमस इसके पीछे कहानी है कि लेखक बताते हैं कि एक गांव था, तो उस गांव में वहाँ के लोग किसी राजा की बात से रुष्ट हो गए, पूरा का पूरा जो गांव खाली होकर के चला गया। तो लोग आज भी वहाँ जो वो गांव है आज भी ऐसा लगता है कि अपने वासिंदों का इंतज़ार करता है, और वह सब भी उसी रूप में वहाँ पर बने हुए हैं। जैसे यथावत यहाँ का मोहनजोदड़ो का वर्णन लेखक ने किया, उसी तरह से कहते हैं वहाँ भी उसी तरह से सब कुछ जो है सुनियोजित ढंग से वो बनी हुई। तो उसको देख करके लेखक को राजस्थान की याद आती है। इस खुदाई के उपरांत जो है जॉन मार्शल साहब ने, पुरातत्ववेत्ता जो जॉन मार्शल साहब थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक प्रबंध छपवाया है, जिसमें इसके बारे में अगर जिसको आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। उसके आधार पर इस पर फिल्में भी बनी हैं, तो उसको भी देख करके आप मोहनजोदड़ो के विषय में, यथास्थिति के विषय में अवगत हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो में एक अजायब घर मतलब संग्रहालय प्राप्त हुआ है। एक इमारत मिली है, एक कच्ची इमारत मिली है जिसे अजायब घर नाम दिया गया, संग्रहालय के नाम दिया गया। एक छोटे से स्कूल जैसी इसकी संरचना है, और अजायब घर भी बहुत छोटा है। इसमें जो भी साजो सामान है वो पूरे सामान तो नहीं है, क्योंकि जो मुख्य सामान थे वो कराची के, लाहौर के, दिल्ली के और लंदन के म्यूज़ियम में, संग्रहालय में वो संरक्षित की गए। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग करीब 50,000 से भी ज़्यादा सामान जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो सबकी काउंटिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पुस्तक में वर्णित है, जिसको आप लोग पुस्तक से पढ़ सकते कि गेहूँ, तांबे, कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चौक, विशाल मृद भांड, काले भूरे चित्र, चौपट, रंग बिरंगे पत्थरों की मनके, पत्थरों के औजार। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें जो है लगभग 50,000 के करीब चीज़ें जो है वो प्राप्त हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे कोई हथियार नहीं मिला। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग स्वतः जो थे वो अनुशासित रहे होंगे। यहाँ पे कोई सैन्य सत्ता भी नहीं है, क्योंकि हथियार होता तो कोई यहाँ पे सैन्य सत्ता भी है जो है वो नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो सांस्कृतिक धरातल पर यह सभ्यता सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता थी, अतः यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से भिन्न थी। मतलब जो भी यहाँ पे भवन मिले, अवशेष जो भी भवन मिले वो सब एक समान है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ अपने आप से यहाँ के लोग जो थे वो अनुशासित थे, और जो एक दूसरे की बात मान करके एक जैसी व्यवस्था जो है, सामाजिक समरसता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की अगर हम एक साथ अध्ययन करें तो ना तो यहाँ कोई बहुत बड़ा राजा का महल मिला है, ना तो यहाँ कोई मंदिर मिला है, ना तो राजाओं का कोई प्रसाद इत्यादि, महल इत्यादि मिला है, ना तो राजाओं और महंतों की कोई समाधियाँ यहाँ प्राप्त नहीं हुई। जो भी मूर्तियाँ भी मिली हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। नरेश का मुकुट मिला वो भी छोटा है।
नावें भी मिली, वो भी छोटी हैं। तो इससे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ के लोग जो है वह लघुता में महत्ता का जो है यहाँ के लोग अनुभव करते थे। तो यहाँ पर भव्यता का जो है दिखावे का अभाव है और जो भी चीज़ें हैं वो सुनियोजित रूप से देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग काफ़ी कलाकार थे, सुरुचि पे ज़्यादा महत्व देते थे। तो वास्तुकला और नगर नियोजन की ही बात मत करिए, केवल वास्तुकला को ध्यान में मत रखिए और ना ही नगर नियोजन की जो व्यवस्था की गई उसकी बात मत करिए। उसके अलावा जो भी चीज़ें मिली बहुत ही बेहतरीन और शानदार रूप में प्राप्त हुई हैं। जैसे पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, केश विन्यास के लिए जो भी प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, आभूषण मिले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं। एक पुरातत्ववेत्ता ने इसके विषय में बताया कि सिंधु सभ्यता जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका सौंदर्य बोध है, जो कि किसी राजा के संरक्षण के द्वारा ये नहीं होता और न ही धर्म पोषित होता। ये जो एक समाज पोषित, समाज के लोग स्व अनुशासित थे। शायद इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर भव्यता की जगह इसमें जो है कला की भव्यता जो है दिखाई देती है। और जो अजायब घर है, संग्रहालय, उसमें सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयाँ कैसी हैं? सुइयाँ जो हैं वह तांबे और कांसे की सुइयाँ मिली हैं। ये करीब 2 इंच लंबी हैं। हो सकता है यहाँ पर कसीदाकारी इत्यादि का काम किया जाता हो। जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति पर जो एक दुसाला ओढ़े बनाया गया है, दुसाला एक जो है ओढ़े हुए हैं, तो उस पर ऐसा लगता है कि इनके बदन पर जो आकर्षक गुलकारी के लिए इसी प्रकार की सुइयों का प्रयोग किया गया है। खुदाई में हाथी दांत के और तांबे के सुई भी मिले हैं और ऐसा कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है ये जो हाथी दांत और तांबे के सुई मिले हैं ये दरी बनाने के काम में किया जाता रहा होगा। इसके साथ ही अंत में बताते हैं कि यहाँ का खुदाई का काम समाप्त क्यों कर दिया गया, क्योंकि सिंधु का पानी जो है रिसाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर रिसाव ज़्यादा हो जाता तो क्षार और दलदल होने की समस्या आ सकती रही। तो जो भी अभी बचा हुआ अवशेष रूप में हमें प्राप्त है, जो हमें प्राचीनतम हमारी सुनियोजित व्यवस्था को दर्शाता है, वो हम बाद में नहीं देख सकते रहे। तो एक साक्ष्य के रूप में ये साक्ष्य मिटने ना पाए, इसलिए खुदाई का काम जो है वह बंद किया गया। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त रूप से इस जो है लेख का वर्णन था, सारांश था। आप इसको पढ़कर, पुस्तक पढ़कर, इसके अलावा जो और भी कहीं से जो है नॉलेज गेन करके आप इस पाठ को तैयार करने का प्रयास करिएगा। इस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है वो लाइव क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।